नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज अगले 1 घंटे में हम कुछ ऐसी खबरें देखेंगे जिन पर चर्चा जरूरी है। चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज तो सबसे पहले बात करेंगे कि कर्तव्य पथ पर किस तरह से इस बार का विशेष रहा, किस तरह से नारी शक्ति दिखी, युवाओं में किस तरह से जोश दिखा और किस तरह से इस बार विकसित भारत संकल्प यात्रा और जो लाभार्थी हैं उसकी झलक वहां पर दिखी। सबसे पहले इसी पर बात होगी और इसके बाद बात करेंगे आज की खास चर्चा की। और आज की जो खास चर्चा होगी वो होगी कि बिहार से विपक्षी एकता की कवायद शुरू हुई थी और क्या ये एकता वहीं पर दम तोड़ रही है, खत्म होने जा रही है क्या? नीतीश कुमार को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं, तो उस पर आज खास चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से जो गुमनाम नायक देश के हैं उनको एक बार फिर से उनकी पहचान की गई है, उनको पद्म सम्मान दिए गए हैं। और मोदी सरकार में तो हम जानते हैं कि गुमनाम नायकों का चयन आम आदमी करते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है। और इसके बाद फिर बात होगी कि ज्ञानवापी परिसर का जो सर्वे हुआ था, जो उसकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है और क्या दावे हैं दोनों पक्षों के, इस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम, ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से लेकर वादियों, मैदानों और खेत खलियानों तक में फहराया गया तिरंगा। कर्तव्य पथ पर नजर आई भारत की शक्ति और संस्कृति की अद्वितीय झलक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इस वर्ष के समारोह में गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र। राष्ट्रपति को दी गई 21 तोपों की सलामी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहे समारोह के मुख्य अतिथि। इस बार कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति का अभिनंदन। गणतंत्र दिवस पर युवाओं ने कहा, हाउ इज द जोश। इस बार के परेड में विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी झलक। लाभार्थी हुए विशेष अतिथि के तौर पर शामिल। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी राज्यपालों और उपराज्यपालों ने 75वें गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा। विदेशों में भी भारतीय दूतावासों पर समारोह। विपक्षी एकता बिहार से शुरू, बिहार में ही खत्म। गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर चर्चा तेज। नीतीश कुमार लगातार दे रहे हैं संकेत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से किया इनकार। पद्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। देश ने एक बार फिर से गुमनाम नायकों को उनके योगदान के लिए सराहा। कुल 132 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार। और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। जिला जज के कार्यालय से सभी पक्षों को सौंपी गई एएसआई की रिपोर्ट। अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का कराया गया था ये सर्वे। तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज तो बात गणतंत्र दिवस की, किस तरह धूम रही। तो देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है 75वां
गणतंत्र दिवस ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से लेकर वादियों, मैदानों और खेत खलियानों तक में फहराया जा रहा है तिरंगा। इस वर्ष के समारोह में गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रपति को दी गई 21 तोपों की सलामी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहे समारोह के मुख्य अतिथि। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नजर आई भारत की शक्ति और संस्कृति की अद्वितीय झलक। इस बार कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति अभिनंदन, घर की जिम्मेदारी से लेकर देश की सुरक्षा तक भारत की बेटियां आ गई। नारी शक्ति की झलक कर्तव्य पथ पर हर तरफ। परेड की शुरुआत आवाहन से हुई और पहली बार परेड की शुरुआत 112 महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए की गई। तो गणतंत्र दिवस पर देश भर के युवाओं में गजब का उत्साह। युवाओं ने कहा, हाउ इज द जोश। इस बार के परेड में विकसित भारत संकल्प यात्रा की झलक। लाभार्थी हुए विशेष अतिथि के तौर पर शामिल। तो इस बार का गणतंत्र दिवस किस तरह से खास रहा और हमारी आधी आबादी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ये किस तरह से गणतंत्र दिवस खास है, ये समारोह, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए खास तौर पर मौजूद हैं कैप्टन अनुभा राठौड़ जी। बहुत बहुत स्वागत कैप्टन अनुभा राठौड़ जी आपका डीडी न्यूज पर इस बातचीत में। धन्यवाद। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सर आज गर्व से उठ रहा है ये देखकर कि भारत की तस्वीर कैसे बदल रही है पूरे विश्व के सामने। कैसे महिलाएं आगे आकर अपना देश का जो गौरव है उसको बढ़ा रही हैं और कैसे अपना योगदान दे रही हैं। आगे आने वाले भारत की छवि दिखाई देती है। आज की जो ये गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें कैसे बढ़ चढ़ के सभी महिलाओं ने, स्पेशली मैं कहूंगी कि देश में जो तीनों सेनाएं हैं और पुलिस में कैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और वो कैसे अपना योगदान बढ़ चढ़कर पूरे जोश के साथ दे रही हैं। तो ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जी, मैं बिल्कुल ये इन तमाम बातों की आपसे जरूर चर्चा करूंगा कि किस तरह इस बार खास रहा। मैं इससे पहले अपने संवाददाता विशाल बैरिस्टो के पास चलता हूं और उनसे ज़रा जानकारी लेता हूं किन मायनों में ख़ास रहा। विशाल, 3 चीज़ों को तो हमने ख़ास तौर पर नोट किया। एक तो बेटियों, महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन, युवाओं ने कहा हाउस द जोश, और विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी विशेष अतिथि के तौर पर थे इस बार। विशाल, देखिए लालचंद, आज का दिन कई महीनों में खास रहा है और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो झंडा फहराया वो थी नौजवान अफसरान आर्मी की मेजर सौम्या, जिन्होंने झंडा फहराया और उसके बाद समारोह की शुरुआत हुई और हमने देखा कि इस तरह से आह्वान के साथ महिलाएं गाती हुई आई और उसके लोक वाद्यों के साथ उन्होंने स्वागत किया विदेशी मेहमानों का भी। और आज जब हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत को पूरी दुनिया के सामने हमने पेश किया। और इस मौके पर हमारा मजबूत दोस्त फ्रांस हमारे साथ था। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हमारे साथ थे और उन्होंने 2 बार गले लगकर प्रधानमंत्री का इस्तकबाल किया। जब वो उतरे राष्ट्रपति मुर्मू के साथ बग्घी से उनका स्वागत करने के लिए जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने गले लगकर उनका स्वागत किया। और उसके बाद जब वो जा रहे थे तो उन्होंने जाते हुए कर्तव्य पथ से विदा लेते हुए भी प्रधानमंत्री के गले लगे वो। और आज हमने देखा कि जिस तरह से डे ऑफ बेस्टल में भारत और फ्रांस के वायुसेना ने साथ साथ या प्रदर्शन किया था, आज भी रफाल की टीम नजर आई भारतीय वायुसेना के साथ। और उसके साथ आपने देखा कि कैप्टन राठौड़ कितनी जोश में है। उन्होंने सवाल पूछने से पहले पूरा अपना खुशी का इजहार किया है कि किस तरह से महिलाओं को पूरा मौका दिया गया है। ये खुशी तो बनती है विशाल, और बिल्कुल कैप्टन अनुभा राठौड़ ने बिल्कुल एकदम स्वाभाविक और सही प्रतिक्रिया दी है। मैं उनके पास चलता हूँ। कैप्टन अनुभा राठौड़ जी, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि देखिए अब 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, 75 साल बीत गए। अब वैसे तो हमें ये मानना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो आज हो रही हैं ना, ये पहले ही हो जाना चाहिए था हमारे देश में। लेकिन चलिए
देर आए दुरुस्त आए। अब बिल्कुल ये चीज़ दिखाई पड़ रही है कैप्टन अनुभा राठौड़ जी, और आप एक जिसे कहते हैं ना कि एकदम नोटिसेबल डिफरेंस, यानी कि जिसे एकदम बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं कि अब महिलाओं के लिए माहौल में वो कर्तव्य पथ से लेकर बिल्कुल घरों तक आप माहौल को बदलता हुआ महसूस कर रही हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, और आपने सही कहा कि ये जो काम था ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसके लिए मैं सरकार की बहुत बहुत आभारी रहूंगी, और हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी, कि महिलाओं की, देखिए अगर आप देखें कुछ सालों में तो फौज की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं की जो भर्ती है उसको परमानेंट कर दिया गया, यानी कि देश को भी इस बात पर अब भरोसा हो चला है कि महिलाएं ना सिर्फ घर बल्कि सरहदों पे भी बहुत अच्छी तरह अपना जो कर्तव्य है वो निभा सकती हैं, और इस भागीदारी के लिए आगे हैं। और आप सिर्फ इसकी बात मत करिए फौज की, आप देखिए कि हमारे जो चंद्रयान में उसमें भी महिलाओं की कितनी भागीदारी है। तो अगर आपको ये इस तरह की संभावनाएं, इस तरह के अवसर मिलते रहे तो वो दिन नहीं जब देश देखेगा महिला और पुरुष में कोई भी वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, और दोनों ही अपने कर्तव्य कितनी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। बिल्कुल वो चीज़ एकदम जिसे कहते हैं ना कि अब खुल करके सामने आ रही है अनुभा राठौड़ जी, कैप्टन अनुभा राठौड़ की। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कितनी क्षमता है हमारी आधी आबादी में, और क्षमता विशाल, क्षमता तो हमारे युवाओं में भी है, और वो जोश युवाओं का दिखाई पड़ता है, और युवा भी बिल्कुल खुल करके जश्न मना रहे हैं इस बार। विशाल, बिल्कुल लालचंद, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कुछ और ऐड करना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो उन्होंने सिर्फ ऐसे नहीं कहा कि ये एक जुमला है, बल्कि करके दिखाया। और हमने देखा कि फौज के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए आप महिलाओं को रख रहे हैं। आज बॉम्बे सैपर जो अपने 100 साल पूरे मना चुका है, और उसके अंदर जो कंटिजेंट था, मैंने उनका इंटरव्यू किया, पूरे पुरुष थे, लेकिन को लीड कर रही थी मेजर रुचि यादव। और इसके साथ जो पहली बार ट्राई सर्विस का कंटिजेंट आया आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ, जिसमें हमारी अग्निवीर वीरांगनाएं भी शामिल थी, उसमें भी कैप्टन संध्या उसको लीड कर रही थी। सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, जब मोटरकेट पे वो तब दिखा रहे थे, वो सारी महिलाएं थी। और यहाँ तक कि बीएसएफ के अंदर जो ऊंट सवार थे उसमें 27 महिलाएं थी, यानी कि आधी पूरी। तो पूरी तरह से ये करके दिखाया कि हमारी महिलाएं सिर्फ घर संभालने के लिए, चूल्हा चौकी के लिए नहीं, लेकिन हमारे देश की हिफाजत के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। और जब इन महिलाओं को कर्तव्य पथ पे हमारे युवाओं ने देखा तो उन्होंने पूछा, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? कैप्टन अनुभा राठौड़ जी, आगे के लिए क्या क्या उम्मीदें हैं? आगे के लिए मुझे जो अवसर है, उम्मीदें हैं, वो बहुत ही स्वर्णिम दिखाई दे रही हैं। और तरह से आपने पूछा, और वहां पे भी ये बात था कि हाउ इज द जोश? तो माय जोश वेरी वेरी हाई, एंड आई एम वेरी इस वक्त बहुत ही गौरवान्वित है, और बहुत ही जागरूक और बहुत ही ज्यादा शामिल होना चाहती है, और अपनी भागीदारी निभाना चाहती है। चलिए, बिल्कुल ये सब कुछ होगा इस देश में, हो रहा है और होता रहेगा। अब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए कैप्टन अनुभा राठौड़ जी, और साथ में विशाल आपका भी जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, देश पर उसका क्या असर होगा, और क्या विपक्षी एकता जो बिहार से शुरू हुई थी वहीं पर खत्म होने जा रही है, क्या करेंगे चर्चा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है,
जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और खास चर्चा बिहार की राजनीतिक उठापटक और जो कुछ वहां पर घटनाक्रम है, क्या कुछ होने वाला है। तो विपक्षी एकता बिहार से शुरू, बिहार में ही खत्म हो रही है क्या, ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर चर्चा तेज है। तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। नीतीश कुमार लगातार दे रहे हैं ऐसे संकेत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया उन्होंने। राजनीति में वैसे संभावनाओं की गुंजाइश तो बनी रहती है, और नीतीश कुमार चाहे जिस गठबंधन में भी रहें, वो तो संभावना बनाकर रखते हैं। कर्पूरी ठाकर को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर नीतीश ने कहा, कर्पूरी जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार को आगे रखते हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और नीतीश को बिना विचारधारा वाला नेता कह दिया। तो खबर है कि लालू परिवार ने ताबूत में आखिरी कील शायद ठोंक दी है। साल 2022 में एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की कवायद तेज की थी और कांग्रेस सहित 18 विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया था, लेकिन कांग्रेस ने नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे को ही आगे कर दिया। उधर राहुल गांधी विपक्षी एकता मंच बनाने के बजाय खुद की ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल गए। तो जाहिर है कि पहले ममता ने साथ छोड़ा, अब लगता है नीतीश जी भी साथ छोड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग पर फंसे पेंच के कारण यह स्पष्ट हो गया था कि जेडीयू में बिखराव तो लगभग तय है। इसीलिए नीतीश कुमार ने पहले अपने पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह को हटाया, फिर खुद जेडीयू के अध्यक्ष बनकर नेताओं का मन टटोलने का काम किया। नीतीश बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच जंगल राज पार्ट 2 सुनकर भी आहत थे। तो जानकार मानते हैं कि नीतीश आरजेडी के साथ सहज नहीं रह पाए। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की नजर भी बिहार में बदल रहे सियासी हलचल पर तो है, लेकिन अभी ये तय नहीं कि नीतीश के वापस लौटने के बाद सरकार का स्वरूप क्या होगा, सीएम कौन होंगे। उधर लालू प्रसाद यादव भी सत्ता में बने रहने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन 13 विधायकों का जुगाड़ चाहिए, तो वो तो अभी हुआ नहीं है। बिहार की राजनीति में उपजी परिस्थितियों के बीच नीतीश का अगला कदम क्या होगा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि नीतीश कुमार जी क्या करेंगे ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन भाजपा के नेता सुशील मोदी, जो नीतीश कुमार के साथ कभी रह चुके हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ, और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सुशील मोदी जी भी कह रहे हैं, और हम लोग भी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी कह पाना कि वो रहेंगे आरजेडी के साथ, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, कि विधानसभा भंग करेंगे, सिफारिश करेंगे भंग करने की, ये तमाम अटकल हैं। इसी पर आज चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में जयराम विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। और साथ में हमारे साथ विजय कौशिक जी भी, कांग्रेस के नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मैं चर्चा की शुरुआत विनोद जी आपसे करता हूं कि बड़ा सवाल यही, विनोद जी, नीतीश जी क्या करेंगे, क्या आरजेडी के साथ जारी रहेंगे, क्या बीजेपी के साथ कोई फॉर्मूला निकल आएगा, या फिर विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर देंगे। इसको भी खोल दो। लाल जी, मैं अभी देख रहा था कि सपा नेता और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव है, उनका अभी जो बयान आया है, आप इस बयान से समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश अगर यहाँ रहते तो प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। अच्छा इंडिया गठबंधन में। लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से जो असमर्थता जताई गई और इतनी देर हुई थी, ये इसी का परिणाम है कि नीतीश को आखिरकार जाना पड़ा है।
तो उन्होंने एक तरह से अखिलेश यादव ने कांग्रेस पे ही आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ही ऐसे पहले इसकी शुरुआत की थी, बिहार से ही ये इस तरह की जो आप इंडिया गठबंधन की जो चट्टानी एकता की बात आप देखे थे, हाथ में हाथ मिलाते हुए सारे नेताओं को, आपने विपक्ष के नेताओं को देखा होगा, वो बिहार से ही देखा होगा। और उसमें नो डाउट कि ये सूत्रधार में नीतीश कुमार ही सामने थे। तो आखिर ये क्या हो गया कि पिछले 6 महीने में जिस तरह से इसकी कवायद बढ़ी इंडिया गठबंधन में आते आते नीतीश कुमार क्यों हाशिए पे चले गए? ये तो एक बड़ा सवाल है जो इंडिया गठबंधन को इसका जवाब देना होगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार खुद जो 2022 में बीजेपी के साथ नाता तोड़ के एनडीए से आरजेडी के साथ में महागठबंधन बनाए थे, क्या वो सहज थे? ये बड़ा सवाल। तो पिछले 1.5 सालों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेके जो खबर आ रही थी और बिहार में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच में जो आप खबरों को देख रहे थे, तो क्या नीतीश कुमार इन चीजों से सहज थे? तो नीतीश कुमार के पलटने की उलटने की बात तो बिहार में लोग आम भाषा में और कहावत में कहते हैं। हाँ। लेकिन ये भी बात है कि राजनीति में संभावनाएं का एक दरवाजा नीतीश कुमार खोल के रखते हैं। और उनको जब लगा, जो कर्पूरी ठाकुर का जो मरणोपरांत उनको भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आप जाहिर सी बात थी कि वहां जो पिछड़ा तबके में एक नया जोश आया है, जो गरीब, शोषित, वंचित, दलित, वो सारे लोगों का जो एक विश्वास जगा है, नीतीश कुमार को ये लगा कि राजनीति में ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा बिहार के लिए। जब कर्पूरी जी को आज तक 35-36 साल हो गए उनके गए हुए और उनको आज तक किसी ने सुध नहीं ली, तो अगर पीएम मोदी की नेतृत्व में ये भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो जाहिर सी बात है कि वहां लोगों में एक बड़ा संकेत गया था। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जब इसकी बात करते हुए कर्पूरी जयंती पे आपने देखा, पिछले दिन आपने स्टोरी भी की थी इस पे, कि नीतीश जी ने कहा कि जो कर्पूरी जी का आदर्श था उसे हमने तो अपनाया, जो हमने भी अपने परिवार को किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। ठीक। लेकिन कुछ लोग जो है सिर्फ अपने परिवार को ही आगे रखते हैं। तो ये बात आरजेडी के और आरजेडी खास करके लालू यादव और उनके परिवार को ज्यादा चुभ गई थी जी। क्योंकि सीधे सीधे नीतीश कुमार नाम तो उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन वो टारगेट लालू यादव पे ही था, उनके परिवार पे ही था। तो इसका जवाब देते हुए आपने देखा कि किस तरह से रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी है, उन्होंने किस तरह से ट्वीट किया और नीतीश कुमार को ये कहते हुए कि हवा की तरह अपनी विचारधारा बदलते हैं। तो ये सारी कवायद के बाद ये जो आज का प्रकरण है, ये तो होना तय था जी लाल जी। अब इस प्रकरण में नीतीश कुमार कभी भी जब भी बीजेपी को छोड़ के एनडीए से नाता तोड़े हैं, तो वो ज्यादा दिन वो नहीं रह पाए हैं उस पाले में, वो बदलते ही हैं। तो ये संभावना बनी हुई थी, आज हो सकता है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले और शाम तक इस पूरे एपिसोड में आप एक नई खबर का और नए बिहार के लिए एक नई सियासत का आप दरवाजा खोलते हुए दिखेगा। बिल्कुल, दरवाजा खुलता हुआ दिखेगा। लेकिन वैसे देखिए, आमतौर पर मैं पहले क्या करता हूं कि विजय जी के पास आता हूं, लेकिन आज सवाल जयराम जी से है, इसलिए विजय जी के पास बाद में, पहले जयराम जी के पास। दरवाजे की बात हो रही है जयराम जी, खुला हुआ है क्या? कोई फॉर्मूला निकला है क्या? कोई बातचीत हो रही है दरवाजे खिड़की से, कहीं से कुछ है? क्योंकि कई तरह की बातें आ रही हैं। कोई कह रहे नहीं बिल्कुल बंद है, कोई कह रहे देखिए राजनीति है, आना जाना लगा रहता है। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता है, अपनी अपनी बात लोग रख रहे हैं। बीजेपी का क्या विचार है? उसी पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। सबसे बड़ी बात आज क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और दूसरी तरफ इंडी अलायंस एक एक करके टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी इंडी अलायंस को छोड़ के जाने का ऐलान उन्होंने कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। उसके बाद भगवंत मान ने कहा कि हम अपने राज्य में अकेले लड़ेंगे। और अब बिहार में जो कुछ हो रहा है उससे इतना तो स्पष्ट है कि महागठबंधन बिखरने के कगार पर खड़ा है, उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। अब आगे वो राजनीतिक स्वरूप क्या आएगा नहीं आएगा, किसके दरवाजे खुलेंगे, ये हम नहीं अनम्यूट की। हाँ बोलिए। पार्टी की नजर पूरी तरह से इस राजनीतिक परिस्थितियों पर बनी हुई है और उसकी हमारी प्राथमिकता में बिहार है। बिहार के लिए जो कुछ अच्छा होगा हमने पहले भी किया था, आगे भी करेंगे। हमारी चिंता सुनिए, हमारी चिंता बिहार की जनता है। जयराम जी, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस बार आपने सीएम पद के लिए खूंटा गाड़ दिया है क्या नीतीश कुमार के सामने? नहीं, ये विषय तो तब आएगा ना जब इस पर चर्चा होगी। अभी तो हम लोग
अपने संगठन को लेकर के चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही राजनीतिक परिस्थितियां जिस प्रकार से बनती बिगड़ती नजर आ रही हैं उस पे हम नजर बनाए हुए हैं और हमारी चिंता में, हमारी प्राथमिकता में बिहार है। बिहार की जनता का जो हाल बीते 22-23 महीनों में इस महागठबंधन की सरकार ने करके रख दिया, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बर्बाद हो गई, आज पुलिस वालों की हत्या हो रही है, पत्रकारों की हत्या हो रही है, जंगल राज पार्ट 2 लागू है, उसको समाप्त करना है और बिहार में इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। ठीक, हमें ये बात तो समझ में आ रही है कि जो तर्क, जो आधार आप बता रहे हैं उससे इतना क्लियर है कि दरवाजा खुला हुआ तो है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। विजय कौशिक जी, देखिए ये बात जयराम जी ने भी कही, ये बात हम भी उठा रहे हैं। आखिर कांग्रेस ने ऐसी क्या स्थिति पैदा कर दी, टीएमसी रहे, आम आदमी पार्टी रहे या अब नीतीश कुमार जी रहे, कोई वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। वो निकल रहे हैं, उनको लग रहा है कि वहाँ कांग्रेस ने हमें स्पेस दिया नहीं। शुरुआत में तो कहा कि आइए आइए स्पेस बनाइए, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब वहाँ आपके लिए स्पेस है नहीं। क्या आपने, कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा कर दी क्या कि इन लोगों को आपसे दूर होना पड़ रहा है? लाल सिंह जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से न हमने किसी से कोई वादा किया था, न करेंगे। हमारा एक ही मुद्दा था कि देश को बचाने की लड़ाई में जो हमारे साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई बदनीयती के साथ हमारे साथ जुड़ा या अच्छी नीयत के साथ जुड़ा और सीबीआई ईडी के दबाव में वो अपने रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह, तो उसका तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई हल है नहीं। आपको याद होगा, हमने हमेशा से कहा कि गठबंधन की राजनीति हमारे लिए नुकसानदायक है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब हमने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन विजय जी, हाँ ठीक है विजय जी, लेकिन जानते हैं शिकायत क्या रही है? इन लोगों की शिकायत शायद ये रही है कि पहले तो ड्राइविंग सीट ऑफर कर दिया, अब बाद में फिर कहा कि बगल में बैठिए, हम चलाएंगे, हैं हम ड्राइवर बनेंगे। मामला यहाँ इन लोगों को चुभ रहा है, मतलब आपके सहयोगी दलों को। नहीं, मुद्दा ये नहीं था। मुद्दा ये था कि ये लोग कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एकजुट तो हो गए जी, लेकिन प्रत्येक क्षेत्रीय दल ये चाहने लगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव ही न लड़े। यानी कांग्रेस को दबाना चाहा। एक तरफ हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली स्थिति पर कोई दल चलेगा तो उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन कैसे रहेगा? ठीक है, चाहती है कि पश्चिम बंगाल से हम न लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी चाहती है पंजाब से न लड़े। ठीक है, एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस की चिंता समझी जा सकती है। तो ये है कि कांग्रेस चुनाव लड़े ही ना, कांग्रेस अपने घर बैठ जाए। जायज बात है। कांग्रेस का जो हमारा जो जितना भी मेहनत है वो सब हम इनके हाथों में दे दें, संन्यास के मार्ग की तरफ ठीक ठीक, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है विजय जी, आपकी चिंता एकदम जायज है। विनोद जी, देखिए कांग्रेस की चिंता को विजय जी बिल्कुल सही तरीके से रख रहे हैं, एक पार्टी के तौर पर यह चिंता होनी ही चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से विनोद जी कहीं ना कहीं ये चीज हुई क्या कि शुरू में इन्होंने उस तरह से स्थिति साफ नहीं की, इसलिए सब लोग जुड़ गए? अब जब कांग्रेस अपना स्टैंड साफ कर रही है, अपनी यात्रा अलग निकाल रही है, अपनी तैयारी अलग कर रही है, तो सब लोग जो है वो एक एक करके दूर हो रहे हैं। विनोद जी। लाल जी, ये बढ़िया सवाल है। ये विजय जी को शायद याद दिलाने की जरूरत है कि यहाँ दिल्ली में जब इनका चौथी मीटिंग हुई थी, जो बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सारे पार्टियों के साथ हम एक मंच पे ये सारे नेता हमारे आएंगे और लोकसभा के चुनाव का ऐलान करेंगे। ठीक। अब ये हुआ क्या कि इस चुनाव का ऐलान होने के पहले ही जैसे ही राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में वहाँ पे जैसे सजने लगे थे दरबार का, वहाँ का अयोध्या में, तो कांग्रेस के सामने में ये दिक्कत थी कि कम से कम उनको लगा कि ये जो एक माहौल बन रहा है भारतीय संस्कृति की नवजागरण की, सांस्कृतिक चेतना का, जो ये अयोध्या का एक केंद्र बना है, तो उनको ये लगने लगा कि इस स्पेस में लेने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो अभी तक काफी दिनों से पेंडिंग थी, उसको शुरू किया जाए। सो दैट कि चर्चा में उनकी भी एक चर्चा रहे, जो उसको इस बार वो न्याय यात्रा करके लाए थे। लेकिन जब ये न्याय यात्रा बंगाल पहुंची तो ममता बनर्जी का ये सवाल था कि क्या हमसे ये पूछा गया कि राहुल गांधी न्याय यात्रा पे हैं? अब तो नीतीश जी भी वही बात कह रहे हैं। वही बात नीतीश जी कह रहे हैं कि आपने जब न्याय यात्रा करके शुरू की तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी ने सवाल उठाया, क्या बंगाल में न्याय की जरूरत है? हम खुद हैं, तो आप कौन होते हैं न्याय दिलाने वाले?
बिहार में भी यही लोग पूछ रहे हैं। तो मकसद ये था कि वो जो रूट प्लान उन्होंने तैयार किया था 14-15 स्टेट में उनकी यात्रा का, वो एक तरह से इस सहयोगी दलों पे दबाव बना रहे थे। और खास बात ये देखिए कि उनका जो रूट चार्ट है, आप उसको गौर करेंगे तो वही वोट बैंक है जम्मू में सब पार्टी की है। ममता बनर्जी उसी वोट बैंक पे डिपेंड है, आरजेडी इसी वोट बैंक पर डिपेंड है, सपा उसी वोट बैंक पर डिपेंड है। और वो माइनॉरिटी के जो स्पेशल इलाका है, उस इलाके से राहुल गांधी की यात्रा निकलती है, तो जाहिर सी बात है कि इनको ये लग रहा है कि कांग्रेस हमारे इस वोट बैंक में डेंट कर रही है। तो जैसे राहुल गांधी की यात्रा बंगाल पहुंचती है और बंगाल के तरफ से टीएमसी के सामने में आप सोच देख लीजिए, ममता बनर्जी खुद आके कहती है कि हम 13 पे 13 सीट से लड़ने जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब 13 सीट, तो ममता बनर्जी जब कहती है 42 के 42 सीटें पे हम लड़ने जा रही हैं, तो वो अगर ममता बनर्जी कहती है तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के लिए यहाँ कोई स्पेस नहीं। बिल्कुल यही बात नीतीश कुमार के लिए भी था कि किशनगंज में नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा जो थी बंगाल से होते हुए किशनगंज जाना था। नीतीश कुमार के लिए जोर जोर से कांग्रेस में प्रचारित किया गया कि नीतीश कुमार यात्रा में शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई ये यात्रा के बारे में हमें से पूछा कब गया, नीतीश कुमार ने उसको मना किया। तो अब सवाल है कि जिस नीतीश कुमार को आप पहले दिन जब पटना में सम्मेलन हुआ था तब आप कन्वेनर बना रहे थे, और वो बनाते बनाते आप तीसरी सम्मेलन में बैठक में आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने लिया। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर पद के लिए जब चर्चा होने लगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे सामने में आ गए। तो नीतीश कुमार की उस भूमिका का क्या हुआ? तो कांग्रेस का इसका मतलब सिद्ध है कि नीतीश कुमार पे वो कभी भरोसा ही नहीं कर पाए। उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार कभी हमारे साथ में चलेंगे कितनी दूर, ये कांग्रेस में हमेशा ये शंका बनी रही थी। बिल्कुल ये शंका बनी रही। जयराम जी, बिहार में कुछ अगर बता सकते हैं, देखिए सब लोग बड़ा जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी, हम भी, कि क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में या 1-2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? आप तो वहाँ की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आप लोग शायद मिल करके कुछ प्लान भी कर रहे होंगे, तो थोड़ा कुछ रखिए, क्या कुछ होने वाला है बिहार में? देखिए, स्पष्टता के साथ एक चीज समझने की आवश्यकता है। आज एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो विकास से विरासत, अंतरिक्ष से समुद्र तक और गरीब कल्याण की योजना से लेकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने तक अभूतपूर्व कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता चरम पर है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंडी अलायंस है जिसको इन्होंने इंडिया नाम बताने का प्रयास किया, उस अलायंस के एक एक करके सारे सहयोगी छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रति किसी की कोई आस्था नहीं है, आपस में कोई नेतृत्व का सामंजस्य नहीं है, और राहुल गांधी को भी मालूम है वो चुनाव में कहीं नहीं है, लेकिन एक विपक्षी विकल्प के तौर पर वो कैसे जिंदा रहे, मीडिया में उनकी चर्चा बनी रहे, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसी के दृष्टि से किया जा रहा है। लेकिन जैसा हालात दिख रहा है, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही राहुल गांधी जी के लिए भारत छोड़ो यात्रा बन जाएगी। फिर वो विदेश चले जाएंगे छुट्टियां मनाने के लिए। तो आज राहुल गांधी जी के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, नीतीश जी के ऊपर राहुल गांधी विश्वास नहीं जता रहे, ममता बनर्जी के ऊपर उनका विश्वास नहीं है। आपस में जो ये लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस पहले भी अकेली थी, आज भी अकेली ही रह गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विकल्प कल भी जनता के लिए थी, आज भी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है और मजबूत सरकार बनाएंगे। बेशक है। अब बात हो रही है दूसरे विकल्प की, लेकिन दूसरे विकल्प को लेकर के विजय जी, कांग्रेस में कोई दुविधा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि देखिए, आप जैसे नेता हैं, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता हैं, उनका रुख बिल्कुल साफ है, लेकिन ममता वहां से हड़काती हैं और यहाँ से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, और जयराम रमेश जी की बात मैं सुनवा रहा हूँ, बोले ममता जी के बिना तो हम इस गठबंधन की कल्पना तक नहीं कर सकते बस पश्चिम बंगाल में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दुविधा में है क्या कि करें या ना करें, जाएं साथ में या ना जाएं? क्योंकि उधर से ममता जब कहती हैं या नीतीश जी की पार्टी का बयान आता है तो केंद्रीय नेतृत्व तो लगता है कि इस मूड में है कि हाँ कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकालेंगे। डॉक्टर साहब, आजादी से पहले कांग्रेस में कभी भी एकजुटता नहीं रही, दो दल हमेशा से रहे, एक गरम दल, एक नरम दल। आजादी के बाद परिभाषा बदल गई, इसमें एक वर्ग ऐसा आ गया जो केवल सत्ता में रहना चाहता है, जबकि संघर्ष नहीं करना चाहता। वहीं दूसरा वर्ग संघर्ष करना चाहता है, संघर्ष के दम पर
सत्ता के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है। आज भी वही परिस्थिति है। कांग्रेस के अंदर एक वर्ग है जो चाहता है कि चाहे गठबंधन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस सत्ता आनी चाहिए। जबकि दूसरा वर्ग है वो ये कहता है कि नहीं, सत्ता मिले ना मिले, सत्ता हमारे लिए कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका तर्क समझ गया, लेकिन एक पार्टी के तौर पर एक स्वर में तो बोलना पड़ेगा ना विजय जी। एक पार्टी के तौर पर एक स्वर में तो हाँ देखिए, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पार्टी की नीति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब रिकॉर्ड रहा है कि गठबंधन की राजनीति में हमेशा में नुकसान पहुंचाया है और जब हम लड़ाई देश को बचाने की लड़ रहे हैं, तो हम क्यों चिंता करें कि कोई हमारे साथ खड़ा है या नहीं खड़ा। हमें अपनी लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर जो देश से जुड़े मुद्दे हैं उनको पूरी ताकत के साथ उठाना चाहिए। जनता के बीच में जाकर जनता को अवेयर करना हमारा काम है। ठीक है, मीडिया भी तो उसी का साथ देगा ना। मैं समझ गया। जो सड़कों पर उतरकर विजय जी जैसे जो नेता हैं, तौर पर देश की तस्वीर बदलेगी। विजय जी जैसे जो कांग्रेस के नेता हैं विनोद जी, वो ज्यादातर बातें करते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो कि हो नहीं रहा होता है। तो आखिर सवाल ये है कि विजय जी जैसे नेता जिस लाइन पर सोचते हैं, उस लाइन पर सोचने वाले कांग्रेस के नेताओं का क्या होगा? हाँ, जोड़ दीजिए फिर मैं एक लाइन इनकी जोड़ लेते हैं, फिर हम अपनी पार्टी में एक बात और भी कहते हैं, बोल दीजिए। दुश्मनी हमारा कोई एजेंडा न होना चाहिए। अच्छी बात है। विनोद जी आप विजय जी की अब कोई कांग्रेस में आप सुनते हैं विजय जी आप सुन लीजिए। हाँ, आज की तारीख में ये दिक्कत क्या है लालचंद जी कि आपने विजय जी को देखा होगा, ये विजय जी का दर्द क्यों झलकता है यहाँ पे आके। इसलिए झलकता है कि विजय जी जैसे नेताओं की जो ग्राउंड जमीन पे खड़े हुए हैं, संघर्ष करते हुए नेता हैं, जिनको अच्छी समझ है, उनकी पूछ नहीं है, वहाँ कन्हैया कुमार की पूछ है। तो ये दुविधा इसलिए है कि उनको पता है कि ये पार्टी जो है, जो बोरो किया है अलग अलग लेफ्ट के पार्टियों से, नीतिगत मामले में कांग्रेस की कोई नीति रह नहीं गई है। इस कारण को कांग्रेस में अंतर्द्वंद फैला है कि कांग्रेस का जो मूल संस्कृति थी उससे अलग हटके, तो यही लड़ाई जो है, अब मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। विजय जी की ये चीज देखिए कि सीधी सीधी बात यह है, बिहार का जो सिचुएशन है कोई आज की बात नहीं है कि सामने में उठ के खड़ा हो गया है। ठीक है, ये सिचुएशन देखिए पिछले 2 साल में 2022 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदल के आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया था, उसके पास 4 उपचुनाव हुए हैं बिहार में, और चारों उपचुनाव में आपने देखा है कि नीतीश कुमार की पार्टी की करारी हार हुई है। एनडीए ने बढ़त ली वहां पर। एनडीए ने वहां पे जीती है चुनाव का, और आप ये देखिए कि उसमें आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टी के ये हरे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो वोट का ट्रांसफर है, जो आरजेडी के अपने वोट है या जेडीयू के अपने वोट है, वो दोनों के बीच में ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने में दिक्कत ये है कि सीट शेयरिंग का जो अभी सामने में मामला आता है, तो ये सारे लीडर जो जीत के 2019 में आए थे, सारे विधायक सांसद 2019 में 16, तो वो सारे विधायक तो एनडीए के और के मोदी के उस प्रचंड लहर में और उनके व्यक्तित्व में, उनके नेतृत्व में, लोकप्रियता के नाव पे सवार होकर चल के आए थे। उनको ये अंदेशा है कि ये चुनाव हम किसी भी रूप में नहीं जीत सकते। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को सबसे बड़ा जो संकट है वो अपने पार्टी को बचाना है। आपने देखा कि ललन सिंह को जिस तरह से नीतीश कुमार ने किक आउट किया था, वो भी एक बड़ी खबर उस समय में थी कि नीतीश कुमार, ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसको इसलिए हटाया गया क्योंकि आरजेडी के तरफ से ये बातें चल रही थी कि अगर जेडीयू से अगर 5-10 विधायक को तोड़ ले तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। तो तेजस्वी की मुख्यमंत्री बनाने के की कवायद जो थी वो पिछले 1 साल से चल रही थी। लालू यादव सिर्फ इस जुगाड़ में थे। नीतीश इस बात को समझ रहे थे कि ये कभी ना कभी हमको पलटा सकता है, उससे पहले वो पलट रहे। छोटी सी टिप्पणी, जयराम जी आप कुछ कह रहे थे, छोटी टिप्पणी। एक छोटी सी बात मैं कह दूं, देखिए पिछले बार ही लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई इस देश की जनता लड़ेगी। नीतीश जी भी उसमें सुर मिला ही रहे हैं। और नीतीश जी ने अगर परिवारवाद पर चोट किया है तो ये सीधे सीधे कांग्रेस और गमंडिया अलायंस के मुंह पर तमाचा। फिलहाल तो ये लग रहा है कि नीतीश जी, आमतौर पर कहते हैं ना कि 2 राह पर खड़ा, आज के समय में कहा नीतीश जी 3 राह पर खड़े हैं। पता नहीं बीजेपी के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ बने रहेंगे या विधानसभा भंग करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी जुड़ने के लिए, विजय जी जुड़ने के लिए, और विनोद मिश्र जी आपका भी जुड़ने के लिए। वक्त है अब एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की बात।
लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब हम बात करने वाले हैं इस वक्त में कि गुमनाम नायकों को एक बार फिर से कैसे देश ने सम्मानित किया है। पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे। पद्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। देश ने एक बार फिर से गुमनाम नायकों को उनके योगदान के लिए सराहा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाली हस्तियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। और इस बार की बात करें तो कुल 132 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। और खास बात यह भी है कि पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं और इस सूची में 8 विदेशी, NRI, PIO, OCI श्रेणी के व्यक्ति भी शामिल हैं। इससे पहले 23 जनवरी को केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की थी। अब बात करते हैं पद्म विभूषण, जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इनमें पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अनुभवी अभिनेत्री वैजयंतीमाला बाली शामिल हैं। साथ ही सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रहे स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक, फिल्म स्टार चिरंजीवी और भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नर्तकी पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण दिया जाएगा। समाज सेवा और देश सेवा में जीवन लगा देने वाले लोगों को मिल रहा है पद्म सम्मान। और मोदी सरकार में हम एक बात खास तौर पर देखते हैं कि आम लोग नाम सुझाते हैं कि ये काम कर रहे हैं तो इनको दिया जाना चाहिए पद्म सम्मान। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण दिए जाने का ऐलान किया गया है। आइए देखते हैं उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। I'm really humbled on the conferment of the second highest civilian award, Padma Vibhushan, by the government conferred on me. Right from the beginning in my public life, I have been maintaining values and moving forward with conviction. क्या खास है इस बार के पद्म पुरस्कारों में? हमसे चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। विनोद जी, इस बार एक तो सबसे पहले 132 नाम हैं, पिछली बार से करीब 25-26 ज़्यादा है। क्या कुछ खास हाईलाइट हैं? क्योंकि एक बात तो हमने देखी है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से बिल्कुल गुमनाम लोगों को, और वो भी आम लोग उनके नाम को सुझाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहले कोई ज़माना था जब कहा जाता था कि सेटिंग गेटिंग से भी पुरस्कार मिलते थे। लाल जी, हमने पीपुल्स पद्मा का नाम पहली बार सुना था इस पिछले 5 साल में। जब आप पीपुल्स पद्मा कहते हैं तो उसे लगता है कि आम लोगों से उठ के हुए वो नायक हैं जिनको देश पहली बार पद्मा अवार्ड मिलने के बाद ही जानते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या हमने कभी सोचा होगा कि जंगल में वो महावत, महिला महावत, जो पिछले 15 साल से जंगल के हाथियों को के साथ में काम करती हुई, उसके रिहैबिलिटेट करती हुई, वो महिला को देश जाने और उसको एक तरह से उसको पद्मा अवार्ड दे, पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया है। आप उस सुदूर जंगल में जाके देखिए, वो JP यादव हैं, वो किस तरह से काम करते हुए कि आदिवासी समूह, जिस तरह से वो पूरे के समूह के जो है कोरबा जनजाति का वो समूह है, उसके बीच में लगभग 50 साल से काम कर रहे हैं, वो पद्मश्री अवार्ड के से नवाजे गए हैं। तो ऐसे अनेकों लोग हैं जिसको इस देश में उनकी सेवा को, जो जमीन पे रह के बरसों बरस अपनी जिंदगी खपा दी है, और ऐसे लोगों को पब्लिक ने, उस लोगों ने सामने में लाया है, तो जाहिर सी बात है कि पीपुल्स पद्मा ने उस पद्म अवार्ड को ही सम्मानित किया है। बिल्कुल। और इससे निश्चित रूप से जिसे कहते हैं ना पुरस्कारों का सम्मान, क्योंकि जब व्यक्ति सम्मान पाने वाले ऐसे होते हैं तो पुरस्कारों का सम्मान होता है। जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया वो तो दिया ही गया, खासतौर पर जो 5 पद्म विभूषण का चयन किया गया है
वेंकैया नायडू, बिल्कुल साधारण परिवार से आने वाले राजनेता से लेकर के तमाम लोगों को जो पद्म विभूषण दिया गया है वो भी इस बार बड़ी खास है। विनोद जी, देखिए लाल जी, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले आप देखा होगा 7-8 सालों से आपने किसी अवार्ड, पद्मा अवार्ड के किसी भी पद्म विभूषण से लेके और नीचे तक भारत रत्न तक से ले लीजिए आप, किसी ने कभी आज तक कोई क्रिटिक ने इस तरह की बातें नहीं की होगी कि जिसको लगा होगा कि इसमें जो चुनाव वो सही था या गलत था। क्योंकि वो एक समझिए कि वो देश की नब्ज जो जिसको लोगों ने समझा है, और जिन लोगों ने एक कंट्रीब्यूशन जो जमीनी जिनका एक काम है, जिनका एक बहुत बड़ा त्याग और तपस्या है, वही लोग सामने आए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पीपुल्स पद्मा है वो भारत के सामने में, देश के सामने में उन तपस्वियों को सामने में लाया है। हम क्या कल्पना कर सकते थे कि बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम बिहार में या त्रिपुरा में, कर्नाटक में, केरल में 1 लाख पेड़ लगाने वाली जो अम्मा है वो सामने में आती है राष्ट्रपति भवन, तो आप देखिए कि राष्ट्रपति भवन का नजारा कैसा होता है। आप उड़ीसा के आदिवासी समूह के काम करने वाले जो जनसेवा के काम करने वाले लोग हैं, जब वो राष्ट्रपति भवन आते हैं अवार्ड, तो कैसे एक झलक भारत का दिखता है। तो ये पद्म विभूषण, पद्मा अवार्ड जो है पीपुल्स पद्मा, इसने पूरे भारत में लोगों में एक विश्वास पैदा किया है जी। इसने एक तरह से भरोसा दिलाया है कि आप जो जनसेवा में लगे हुए हैं, आपकी सेवा का कहीं ना कहीं नोटिस होती है। बिल्कुल। और आप जब इस महान सेवा में लगे हुए हैं, एक आम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, अपने निश्चल भाव से, निष्काम भाव से, तो वो कहीं ना कहीं उस सेवा दर्ज होती है जो पीपुल्स पद्मा के रूप में हम लोगों के सामने में आता है। बिल्कुल। और जब आपसे बात कर रहे थे ना, तब हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर उन गुमनाम लोगों के नाम भी चला रहे थे, दिखा रहे थे कि कौन कौन से नाम उसमें शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि जो ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ हाईलाइट है, क्या कुछ खास है। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। The New India Assurance Company Limited, India's premier multinational general insurance company, wishes all Indians a very happy Republic Day. Get the benefits of many insurance products and services now on WhatsApp number 9833 19191. Assurance of the leader. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात हम करेंगे कि किस तरह से जो एएसआई की रिपोर्ट आई है ज्ञानवापी पर, उसमें क्या कुछ खास है। तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एएसआई की रिपोर्ट का कुछ खुलासा भी किया है। उन्होंने बताया कि क्या कुछ खास बातें उसमें कही गई हैं। जिला जज के कार्यालय से सभी पक्षों को सौंप दी गई है एएसआई की रिपोर्ट, और अदालत के आदेश पर यह ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया गया था, ये तो आप जानते ही हैं। रिपोर्ट में खास तौर पर बताया गया है कि जो हिंदू मंदिर का ढांचा था उसी पर मस्जिद बनाने के पर्याप्त रूप से साक्ष्य मिले हैं। मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे का इस्तेमाल कर लिया गया, और 32 ऐसे शिलालेख हैं जो पुराने मंदिर के हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। तो स्पष्ट है कि औरंगजेब के कालखंड में प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया था और उसके मलबे पर ही ये मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। और काशी विश्वनाथ से ही तो बनारस की पहचान है। दुनिया की प्राचीन नगरों में से एक काशी अपनी संस्कृति को लेकर आज भी सचेत है, सजग है। ऐतिहासिक गलतियों को सुधारकर बनारस के सद्भाव को बनाकर रखना जरूरी, ये सभी के हित में है, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, सभी के हित में है। तो हिंदू पक्ष के वकील जो हैं विष्णु जैन ने एएसआई की रिपोर्ट का खुलासा किया। क्या कुछ उन्होंने कहा अपने इस खुलासे में, पहले उनको सुन लेते हैं। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। हिंदू मंदिर के खंबे थे, उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके।
तो ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंभे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। तो विष्णु जैन, हिंदू पक्ष के वकील, कुछ हाईलाइट बता रहे थे और क्या कुछ और है इसमें। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस पर बात करने के लिए। रामेंद्र, आपसे खास तौर पर ये मैं जानना चाहूँगा, देखिए हिंदू पक्ष के वकील की बातें हमने सुनी, उन्होंने हाईलाइट बताई भी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या दूसरे पक्ष ने भी अभी इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया दी है अभी तक कि नहीं? लालचंद जी, दूसरा पक्ष तो लगातार इसको रोक रहा था। वो चाह रहा था ऐसा ही सर्वे ना हो, ऐसा ही सर्वे हो गया तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो। तो दूसरा पक्ष क्या प्रतिक्रिया देगा? 32, आप खुद ही बता रहे हो कि 32 ऐसे चीजें हैं जो बता रही कि हिंदू मंदिर है। अब जरा कल्पना करिए वो दौर कैसा रहा होगा, और जो लोग बात कर रहे हैं कि नहीं सूफियों ने इस्लाम को फैलाया, जरा कल्पना करिए कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। अब तो ये सारी चीजें फेहरिस्त में आ रही है। कम से कम जब ये 5 बहनों ने ये कहा था कि नहीं माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाए, लोग कह रहे थे वहां नहीं जाना चाहिए था। तो जो परिस्थितियां देश के सामने, उन परिस्थितियों में इन परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है, आपको पूरा अवसर दे रही है, आप जगह जगह रोक रहे हो। ये ऐसा ही सर्वे की रोकने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम पक्ष गया था, और वापस जब ये मुकदमा आया उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा ही सर्वे आवश्यक है। अगर आप तथ्यों पर बात करोगे, मुकदमे में जाओगे तो तथ्य चाहिए, तथ्य ऐसा ही देगा जैसे राम मंदिर में हुआ था। तो तथ्य जब सार्वजनिक हुए तो इनका चेहरा भी सार्वजनिक हो रहा है कि ये क्या चाहते हैं और हिंदू पक्ष क्या चाहता है। दोनों चीजें अलग अलग है। ये लगातार ये चाह रहे हैं कि चीजें सार्वजनिक ना हो। जैसे सार्वजनिक होती है तो सामाजिक दबाव भी बढ़ता है, और जो कोर्ट का निर्णय है वो भी इन तथ्यों के साथ जाता है। इसलिए ये लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई लालचंद जी। कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल सभी के मन में है। रिपोर्ट आ गई, ये रिपोर्ट अब अदालत में जिला जज ने ही इसको जारी की है। अब आगे की प्रक्रिया क्या इस मामले में हो सकती है रामेंद्र? लालचंद जी देखिए, तथ्य निकल कर सामने आए। अगर हम राम मंदिर निर्णय को देखें तो एसआई के जो तथ्य थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, और जो ये तथ्य निकल कर रहे हैं, अभी तो वजू खाने का सर्वे नहीं हुआ, उसके सर्वे के अलग से निर्णय शायद दे, न्यायालय अलग से कहेगा, उसके बाद सर्वे होगा। वो दिन बड़ा पीड़ादायी होगा जब लोगों को लगेगा भगवान शंकर का अगर उस शिवलिंग निकला और जहां वजू खाना किया जा रहा था तो वो पीड़ादायक होगा पूरे देश के लिए। जी, रामेंद्र से लगता है संपर्क में कुछ बाधा आई है। तो फिलहाल बात तो लगभग सामने आ गई कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में है। दूसरे पक्ष की अभी तक प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, और आगे इसकी क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में हम बात कर रहे थे। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।